डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी किया था कि एक कैपेसिटर में कैसे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो का क्या मतलब है, और एक इंडक्टर में डीके और ग्रोथ के समय उसका जो करंट का जो वेरिएशन है वो कैसे होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो एसी है अल्टरनेटिंग करंट जो है, हमें पता है कि एक साइक्लिक करंट होता है, लगातार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे साइकिल इसका चेंज होता रहता है, और इसकी जो एवरेज वैल्यू है पूरे की वो 0 के बराबर है। तो अब बात ये है कि एसी का करंट का कितना मैग्नीट्यूड ले हम कोई भी कैलकुलेशन करते समय। जैसे अभी डीसी करंट है, डीसी करंट में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/I इज इक्वल टू R, वहाँ पे I की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे तो लगातार I का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो कौन सी वैल्यू लें? तो अगर हम एवरेज वैल्यू लेंगे वो तो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। तो एवरेज वैल्यू इसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसमें एक अलग है, उसका नाम है वर्चुअल वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट, इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। ये एक वो इमेजिनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है जो अगर होती, क्योंकि एक वर्चुअल है, वो इतना ही हीट जनरेट करेगी जितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट हीट जनरेट करता है किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी कंडक्टर में जब वो चलता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? अभी हमें पता है कि I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, इट इज रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिंग करंट। अब अगर ये एक रेजिस्टेंस R में फ्लो करेगा फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, तो कितनी हीट जनरेट होगी, I² R dt। अगर टोटल टाइम t फ्लो करेगा तो कितनी हीट जनरेट होगी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो dH का इंटीग्रेशन तो h आ जाएगा, और ये I² R dt 0 to t। तो I की वैल्यू रख देते हैं, I नोट साइन ओमेगा टी, स्क्वेयर है तो I नोट का भी स्क्वेयर, साइन का भी स्क्वेयर, R dt 0 to t। तो टोटल टाइम एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम निकालेंगे, इसलिए टाइम की वैल्यू मैंने 0 से कंप्लीट साइकिल टाइम t ले लिया। तो यहाँ पे I नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो उसका स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये भी एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अंदर बचेगा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई टी। ये I नोट स्क्वायर R एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 1 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। तो ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, I नोट स्क्वायर बाई 2, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 1 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस साइन 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 0 to t। तो ये I नोट का स्क्वायर बाई 2, ये t एक बार अपर लिमिट रख देते हैं, माइनस साइन 2 ओमेगा और t की जगह स्मॉल t की जगह कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, माइनस एक बार t की जगह 0 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे t की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन 2 ओमेगा t, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे 2 पाई बाई टी आएगा, t से t कट जाएगा, साइन 4 पाई बन जाएगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर, तो ये भी 0, तो सिर्फ t बचेगा। तो ये बन गया I नोट का स्क्वायर बाई 2 इंटू में t।
दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन एक्चुअल डीसी करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब मैं क्या मानता हूँ, एक विर्चुअल वैल्यू मान लेता हूँ, एक आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हम निकालनी है उसको निकालने के लिए एक विर्चुअल अमाउंट ऑफ करंट मान लेता हूँ विच विल जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सर्किट। तो यहाँ पर विर्चुअल अमाउंट करंट माना जो हमने, तो उससे हीट जनरेट क्या होगी, आई वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टाइम टी, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम तो हमने टी लेना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वेटिंग आई वी स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू ये आई नॉट का स्क्वेयर आर टी बाई 2। तो आर टी से आर टी कट जाएगा, आई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर आ जाएगी, आई वी आई नॉट और ये 1.414 और ये 0.707 आई नॉट, तो 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। तो ये आई वी जो है एक विर्चुअल वैल्यू है विच इज़ नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, और ये किसके बराबर होगी, 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% करंट लोगे और उसको एक थ्रो आउट कांस्टेंट करंट मान के काम करोगे तो एसी वही इफेक्ट देगा जो एक एक्चुअल करंट देता है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे डीसी में कांस्टेंट करंट को यूज कर सकते हैं, ऐसे ही सेम एज इट इज हम ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। उसमें भी हम एक ईएमएफ मान लेते हैं जिसको अप्लाई करने से सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो ईएमएफ हमें पता है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब अगेन करंट कितना हो जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पे E बाई आर के बराबर हो जाएगा, तो ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब हीट जनरेट अगर निकालनी है फॉर स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम तो आई स्क्वेयर आर डी टी और 0 टू टी, आई की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये इसका कंप्लीट का जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो आएगा ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये आर डी टी एज इट इज 0 टू टी। इस आर से ये आर की स्क्वायर है, एक कट जाएगी पावर, तो बाहर आ जाएगा ई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इंटीग्रेशन 0 टू टी, और सॉरी ये साइन स्क्वायर है क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ये आ जाएगा। अभी अभी हमने किया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तो ऐसे बना लेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 और उस 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बचेगा, तो उस 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के बराबर, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई नॉट बाई आर तो है ही, जब इसको 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखोगे तो 2 बाहर निकाल लो, तो इंटीग्रेशन में बचेगा 0 टू टी 1 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी डी टी, और जब इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे, अभी हमने किया है लास्ट टाइम ही, तो ये टी आ जाएगा। तो दिस इज द हीट जनरेटेड बाई अप्लाइंग एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब क्या मानते हैं, एक वर्चुअल वैल्यू मान लेते हैं ईएमएफ की, जो कि जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच विल जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ द हीट इन टाइम टी। तो इसको अगर हम मान लेंगे तो करंट कितना फ्लो करेगा, ई वी बाई आर के बराबर करंट फ्लो करेगा। हीट कितनी जनरेट होगी, आई स्क्वायर आर टी, तो ई वी बाई आर का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टाइम टी।
तो ये ई वी का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, तो एक आर से आर कट जाएगा, सिर्फ टी बचेगा। तो ये हीट और ये हीट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ई नोट का स्क्वायर बाई 2r इंटू में टी इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी, ये टी से टी कैंसिल, आर से आर, तो ई वी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई नोट का स्क्वायर बाई 2 बचा है। तो यहाँ से ई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नोट बाई रूट 2, ई नोट बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 1.414, तो 0.707 ऑफ ई नोट या 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। दिस इज नोन एज वर्चुअल वैल्यू ऑफ ई एम एफ। तो सेम है, करंट या ई एम एफ की वर्चुअल या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होगी, 70.7% के। तो ये दोनों चीज़ें हमने सीख लिया, आगे से हम इसी को यूज करेंगे। अब अगर एक एसी सर्किट है और उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो करंट और ईएमएफ का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। AC circuit containing resistance only, containing resistance only। अब हमें पता है कि जब एक रेजिस्टेंस ही सिर्फ लगा रहेगा तो E की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। करंट किसके बराबर हो जाएगा, E बाई आर के, तो ये ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। और ई नोट बाई आर जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 के बराबर होगी, मैक्सिमम होगी, तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो ई नोट बाई आर इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो जितने फेज एंगल पे ईएमएफ है ओमेगा टी, उतने ही फेज एंगल पे करंट है। बस डिफरेंस क्या है ई और आई में, कि ई का मैग्नीट्यूड ई नोट है मैक्सिमम, और आई का मैक्सिमम ई नोट बाई आर है। तो आर इसके नीचे है, तो आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू ई नोट से कुछ ना कुछ कम होगी। तो अगर हम इस पे ई नोट और आई नोट को रिप्रेजेंट करें, तो ये करंट मान लीजिए ईएमएफ है, जो कि टाइम के साथ इसका वेरिएशन हमने दिखा दिया। तो करंट भी उसी पॉइंट से शुरू होगा, और जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा करंट भी उसी टाइम मैक्सिमम होगा। जहाँ पर ये जीरो होगा वहीं पे ये जीरो, और ये जहाँ पर मिनिमम होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वहीं पे ये मिनिमम होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग पीक वैल्यू ऑफ करंट, जो कि इससे कम है। बाकी इट विल फॉलो इन द सेम फेज। नेक्स्ट है, अगर एक एसी सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, उस सिचुएशन में क्या होगा, करके देखते हैं। ओके, AC circuit containing inductance only। अब इस सिचुएशन में मान लिया मैंने, ऐसे मान लिया कि ये एक इंडक्टर है और ये एक AC सर्किट में लगा हुआ है, दिस इज ए इंडक्टर। तो अब ये जो AC अल्टरनेटिंग जो EMF होगी, ये E किसके बराबर होता है, हमें पता है कि E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। जब इसके अंदर एक इंडक्टर के अंदर AC को अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो करेगा, तो वो लगातार चेंज होता रहेगा, क्योंकि AC का तो मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें एक EMF इंड्यूस होगी। तो वो EMF किसके बराबर होगी, L di बाई dt।
माइनस एल डिवाइड बाई डी टी, इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो किसी भी इंडक्टर में करंट फ्लो कब होगा, जब कम से कम इस बैक ईएमएफ से ये अप्लाइड ईएमएफ कम से कम उसके बराबर होगी थ्योरेटिकली, तभी करंट फ्लो करेगा। तो इसका अपोजिट और इसके इक्वल मैग्नीट्यूड का मान लिया हमने, इसमें ईएमएफ अप्लाई किया, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बचेगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये डी आई तो एज इट इज रखता हूँ मैं, ई नॉट बाई एल कर दिया और साइन ओमेगा टी के साथ डी टी लगा दिया। दोनों तरफ अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा आई, और ये ई नॉट बाई एल एज इट इज। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई माइनस का ओमेगा, क्योंकि वो माइनस के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, और ये है कोस ओमेगा टी, वो भी माइनस का। तो माइनस का कोस ओमेगा टी है, तो हम इसका क्या करते हैं, क्या हम इस माइनस के कोस ओमेगा टी को हम एक काम करते हैं, पहले माइनस को एज इट इज बना रहने देते हैं, सिर्फ कोस ओमेगा टी की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख देते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इस माइनस को इसके अंदर ले जाते हैं, तो ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू आ गई। जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो साइन ये पूरे की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में करंट क्या होगा, मैक्सिमम आई नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल। तो ये ई नॉट बाई ओमेगा एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ईएमएफ का एंगल अगर ओमेगा टी था तो ये उससे पाई बाई 2 पीछे रहेगा, करंट की वैल्यू उससे ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन कोस ओमेगा टी को मैंने ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर दिया, सॉरी इसको पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करना चाहिए था, ये गलत लिख दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया एक्चुअल में, ये माइनस को नेक्स्ट स्टेप में हटाना था। इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और जब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ईएमएफ का एंगल है ओमेगा टी और करंट का है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो करंट हमेशा पाई बाई 2 एंगल पीछे रहेगा इंडक्टर में। अगर ये ईएमएफ ऐसे है, दिस इज ई नोट, तो करंट की वैल्यू 0, जैसे इसकी 0 पे 0 है, इसकी 90 डिग्री पे 0 होगी, तो ये ऐसे जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम, और जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो ये अगेन 0, तो ये ऐसे चलेगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि बिल्कुल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू क्या होगी, तो ये यहाँ पे होगी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई नोट। यहाँ पर ई नोट बाई ओमेगा एल आया है, तो ओमेगा एल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल है, तो ये ई नोट बाई एक्स एल, हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू है, तो एक्स एल क्या बन जाएगा, 2 पाई न्यू इंटू में एल। अब एक स्पेशल केस, अगर डीसी करंट फ्लो करेगा तो डीसी की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी क्या बन जाएगा, 0।
तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले क्या एक इंडक्टर के अंदर डीसी करंट फ्लो अगर फ्लो करेगा तो क्या उसको कोई रेजिस्टेंस फील होगा, क्या उसको कोई रोकेगा? नहीं, कोई इंडक्टर जो है वो डीसी करंट को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है, उसके अंदर से डीसी करंट जैसा आया था वैसे ही फ्लो करता रहेगा, कोई उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर एक एसी सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है तो फिर क्या रिलेशनशिप होगा? तो नेक्स्ट इज एसी सर्किट कंटेनिंग ए कैपेसिटर ओनली। कैपेसिटर ओनली, जैसे एक कैपेसिटर लगा है और ये एक एसी सर्किट है, एसी सप्लाई है इसमें, तो हमें पता है कैपेसिटर के केस में आपको पता है कि V इजिकल टू या Q इजिकल टू CV के बराबर होता है। तो फॉर ए कैपेसिटर Q इजिकल टू CV। मान लिया आपने जो ये अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया E इजिकल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो अब यहाँ पे V की वैल्यू क्या बन जाएगी? V की वैल्यू बन जाएगी Q बाई C के बराबर। तो V क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ एक है किसी भी इंस्टेंट पे वो इस EMF के बराबर है, क्योंकि बाहर से हमने अप्लाई किया तो वो चार्ज होता है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q बाई C और E नॉट साइन ओमेगा टी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो Q बाई C इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई? E नॉट C साइन ओमेगा टी। अगर करंट निकालना है तो हमें पता है करंट क्या होता है? dQ बाई dt के बराबर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये E नॉट और C तो एज इट इज, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और इनटू में एक ओमेगा आ जाएगा। तो ये पूरा बन जाएगा E नॉट ओमेगा C एज इट इज कोस ओमेगा टी, आई के बराबर आ गया। तो यहाँ से I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C लिख दिया मैंने इसको, जो ऊपर था कोस ओमेगा टी। अब कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई 1 बाई ओमेगा C, जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी। तो ये I नॉट की वैल्यू आ गई, तो I इज इक्वल टू I नॉट कोस ओमेगा टी। अब इस कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि करंट जो है इंडक्टर ये अल्टरनेटिंग EMF से पाई बाई 2 डिग्री आगे चलता है इन केस ऑफ ए कैपेसिटर। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? अगर ये है E तो करंट इससे आगे चलता है, जब ये 0 होगा उस टाइम पे करंट जो है मैक्सिमम 1 होगा, फिर ये घटेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द I विच इज पाई बाई 2 डिग्री फॉरवर्ड देन द EMF। यहाँ पे एक बात क्या है, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C। तो ये तो EMF है, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा, और इस रेजिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक स्पेशल केस है इसका। ओमेगा का मतलब क्या है? 2 पाई न्यू इंटू में C। तो अगर एक DC करंट फ्लो करेगा तो DC में न्यू की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। फॉर DC करंट न्यू इज इक्वल टू 0, तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बन जाएगा? 1 बाई 2 पाई 0 इंटू C, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फॉर DC करंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है
कि अगर एक कैपेसिटर के अंदर से आप किसी डीसी करंट को फ्लो करवाओगे तो उसको वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। इसका मतलब उसमें से डायरेक्ट करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो इसका कंक्लूजन क्या बन गया कि एक कैपेसिटर में से कभी भी डीसी करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर एक एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों ही चीज लगे हैं तो फिर आप करंट फ्लो और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप बनाओगे। तो नेक्स्ट इज एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। इसका नाम है आरएलसी सर्किट, एसी सर्किट containing resistance, inductance and capacitance, तीनों ही लगे हैं तो हम इसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट इन सीरीज। तो ये कुछ ऐसा होगा कि इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। हमें पता है रेजिस्टेंस के केस में करंट फ्लो और पोटेंशियल दोनों एक ही फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में करंट फ्लो पीछे होता है और वोल्टेज या पोटेंशियल आगे होता है। कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है और पोटेंशियल पीछे होता है। तो इसमें करंट पीछे, पोटेंशियल आगे, और इसमें करंट आगे, पोटेंशियल पीछे। अगर इसको सेम चीज को हम ग्राफ से बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? मान लिया इट इज रिप्रेजेंटिंग करंट आई या आई नोट, तो रेजिस्टेंस में तो उसी फेज में तो करंट होता है और उसी फेज में आपका करंट होता है। तो मान लिया मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट। तो यहां पर मान लिया दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा, तो दिस इज करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब करंट का मैग्नीट्यूड आपने उसी डायरेक्शन में दिखा दिया और पोटेंशियल को भी उसी डायरेक्शन में दिखा दिया। तो अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका करंट तो आई नॉट, हाँ जी इंचार्ज हो, जितने स्टूडेंट का रिन्यूअल हो गया है 11th डी। अभी एक बार मैं ये कर लूँ, फिर बाद में देख के कर दूंगा। काउंट करना पड़ेगा ना, अभी तो वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो ये आई नोट करंट है वो हम टोटल करंट निकालेंगे, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। इसलिए मैं आई नोट कंप्लीट को दिखाता हूँ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए जो करंट होगा वो इतना होगा, लेकिन तीनों का मिलके करंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने ये आई नोट दिखा दिया और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतनी वोल्टेज होगी। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो करंट से पीछे होगी, करंट उसमें पीछे होगा और इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो आगे होगी। तो आगे दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको VL को, इंडक्टर की वोल्टेज को आगे दिखा देता हूं और इससे पीछे ये करंट है।
90 डिग्री पीछे है। ऐसे ही कैपेसिटर में करंट आगे होगा, करंट आगे होगा और वोल्टेज पीछे, तो वोल्टेज पीछे है तो मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो मान लिया ये यहाँ तक है वोल्टेज बैक पीछे की डायरेक्शन में, तो इसका करंट इससे आगे होगा। तो तीनों का करंट तो एक ही डायरेक्शन में है। वोल्टेज इंडक्टर में आगे होती है तो ऊपर दिखा दिया, कैपेसिटर में पीछे होती है तो नीचे दिखा दिया, रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में होती है तो उसी डायरेक्शन में वी नोट दिखा दिया। अब वी एल और वी सी एकदम अपोजिट है, तो नेट वोल्टेज जो होगी, मान लिया मैंने यहां तक वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी, दिस इज द नेट वोल्टेज। तो ये एक तो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर का नेट, और एक है ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज, अगर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। तो दिस इज द सम, और ये तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल बन गई वी एल माइनस वी सी, और ये बेस ऑफ द ट्रायंगल बन गया वी नोट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी नोट का स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एल माइनस वी सी प्लस वी नोट या वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर। तो वी एल को क्या लिख सकते हैं, आई नोट इंटू एक्स एल, ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, आई नोट इंटू एक्स सी, इसको क्या लिख सकते हैं, आई नोट इंटू में आर, पूरे में से आई नोट तो कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नोट की ई डिवाइडेड बाई, मतलब ई एम एफ डिवाइडेड बाई एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस आर का स्क्वायर। तो ये क्या पूरा एक ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आया है वो रिप्रेजेंट करता है नेट इम्पीडेंस ऑफ द आरएलसी सर्किट। तो इसका एक नाम है इम्पीडेंस, तो इट इज डिनोटेड बाई जेड। तो जेड इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दिस इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द आरएलसी सर्किट। यहाँ पे अगर ये एंगल हमें निकालना है, मान लिया इस एंगल का नाम फाई है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी नोट। वी एल की जगह हम लिख सकते हैं जैसे ये लिखा था आई नोट एक्स एल, वी सी की जगह आई नोट एक्स सी और वी नोट की जगह आई नोट आर। तो ऊपर नीचे आई नोट तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स नोट। दिस इज एंगल tan फाई। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।